नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मी काफी तेज है और तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकें कर चुनावी रणनीति भी बनाई जा रही है और मजबूत प्रत्याशी को उतारने के लिए पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में रूठों को मनाना भी पार्टी आलाकमान के लिए सामने बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्टी की साख भी दांव पर लगी हुई है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का प्लान तैयार कर रहा है। क्या कुछ है सियासी घमासान, पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कौन कितना तैयार? जम्मू कश्मीर हरियाणा में बनेगी किसकी सरकार? चुनाव की तैयारी जारी, टिकट बंटवारे पर मंथन भारी। सभी दलों का विजय प्लान, मचा सियासी घमासान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए यूं तो सभी दल पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं और दोनों राज्यों में हैट्रिक लगाने के लिए प्रत्याशियों के नामों का चयन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए दोनों राज्यों में प्रत्याशियों का चयन बड़ी चुनौतियां बन रहा है। यही वजह है कि लंबे मंथन के बाद अब तक हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। आलम यह है कि कई नेताओं ने टिकट को लेकर दिल्ली में डेरा डाल रखा है। हर किसी को टिकट कटने का डर सताने लगा है। किसी को नहीं पता कि पार्टी किसका टिकट काटकर कहां से किसको चुनावी रण में उतार दे। ऐसे में टिकट के चलते लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। पार्टी के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारना और पुरानों की नाराजगी भी दूर करना सियासी संकट बन गया है। लेकिन इस बीच में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल से भी चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में चुनाव को लेकर नेताओं के बीच में जुबानी जंग का सिलसिला अब और तेज हो गया है। नेता एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करने में जुट गए हैं। देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं, ये तो ईडी काम कर रही है। हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा? कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो कई घोषणाएं करते रहते हैं। 1 तारीख को चुनाव होगा, 7 तारीख को होगा, हम एक्सटेंशन मांग रहे हैं। ये अभी 4-5 बार तो ये अपने लोकेशंस बदल चुके हैं। 2-3 दिन और इंतजार करो, लाडवा भी बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की आदत है डराओ धमकाओ, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, तो कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसी प्रकार की चेष्टा करते हैं। आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल फुल एक्शन में हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है और हरियाणा में बीजेपी का विजय प्लान तैयार हो रहा है, जिसके जरिए बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा ठोक रही है। बीजेपी का विजय प्लान क्या है? धुआंधार चुनाव प्रचार का प्लान, ग्राउंड जीरो पर पकड़ मजबूत करने का प्लान, जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हर मतदाता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक उतारे गए हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। विकास कार्यों के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। युवा मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। बहुत पुराने चेहरों को हटाया जाएगा। नाराज होने वालों को मनाने की कोशिश की जाएगी। जाट पूर्व सैनिकों पर नजर रखी गई है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत अन्य दल भी चुनाव प्रचार के लिए अपनी अपनी प्लानिंग बनाने में जुटे हुए हैं और बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। कई दल तो शर्तों के साथ बीजेपी को हराने के लिए एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन उनकी ये तैयारी आगामी चुनाव में कितनी रंग लाती है, ये तो जनता तय करेगी। और हरियाणा में मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी सरकार से विकास कार्यों की रफ्तार कितना कमाल दिखाती है, ये आने वाला समय दिखाएगा।
तो चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, 90 विधानसभा सीटों पर दोनों ही प्रदेशों में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव के मद्देनजर इस बात को लेकर लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि ग्राउंड जीरो पर वही चेहरे नजर आए जो टिकाऊ हों और साथ ही साथ जिताऊ हों। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ YV शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी कार्यक्रम की शोभा बन रहे हैं। हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत, शुक्रिया आपका। संदीप कुमार वर्मा जी का स्वागत करेंगे, योगेश सोनी और दिनेश सिंह जी का भी स्वागत करेंगे। लेकिन शुरुआत YV शर्मा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी साख का सवाल है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। 10 साल बाद अब तक के जो सेंटर से लेकर जम्मू कश्मीर में जो सभी काम बीजेपी ने किए हैं, उन सबको परखने का वक्त आ गया है। कुणाल साहब, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस दे आर द लाइफलाइन, और ये बात आपने सही कही कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ऐसे बने कि 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2018 में असेंबली डिज़ाल्व होके गवर्नर रूल लगा, और उसके बाद हमारी इंटायर स्टेट वाज अंडर द गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रूलिंग द स्टेट। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वो वक्त जो असेंबली डिसोल्यूशन के बाद आया, एक बड़ा चुनौती भरा वक्त था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो आपको भी मालूम है, और मैं ऐसा कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पिछले 30-35 साल से डिस्टर्ब चल रहा है। और जब वो असेंबली डिसोल्यूशन हुई, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और उसके बाद अगर आप कभी थोड़ा सा इसको इंट्रोस्पेक्शन करें, जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को गवर्न किया है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट की एक लगातार एक ऐसा सिलसिला हमारे जम्मू कश्मीर में चला है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक तरफ, पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप उन तमाम बातों को गिनना चाहें तो एक एंडलेस लिस्ट है, लेकिन मैं मोटी मोटी बात ये कहना चाहता हूं कि दिस स्टेट बिकेम ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, रोड कनेक्टिविटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस स्टेट, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, मैं ये भी इसके साथ बात को जोड़ना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 में जब 370 दफ़ा को यहाँ से हटाया गया और हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो वजूद में आया, और उसके तहत लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके साथ जो मैं बातें पहले कर रहा था जो डेवलपमेंट के मुतल्लक, मैं ये कह रहा था कि दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K स्टेट बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑफ डेवलपमेंट्स। इट बिकेम IIMs, IITs, यहाँ पे जिस ढंग से रोड कनेक्टिविटी की गई, यू सी राइट फ्रॉम जम्मू टू पुंछ, स्पेशली फ्रॉम जम्मू टू रजौरी, जो रेल लाइंस बिछाई गई, जो रिंग रोड बिछाई गई, हर तरफ डेवलपमेंट होने लगी। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे हालात डिस्टर्ब रहते थे, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ या मिलिटेंसी का एक जो यहाँ पे दौर था, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें राइट फ्रॉम 2019 आफ्टरवर्ड्स उसमें गिरावट आती गई। नो डाउट सर, इट्स बीइंग मोर देन 10 इयर्स बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती नजर आई। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में हमने बहुत कुछ बदलाव देखे। उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन हुए उसमें आपने PDP के साथ गवर्नमेंट भी बनाई, सरकार चली भी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना। उसके बाद 370 हटी, 35 से हटा, परिसीमन हुआ, नंबर ऑफ सीट्स विधानसभा में ऊपर नीचे होती हुई नजर आई।
स्टेटहुड चला गया, लद्दाख अलग बना, लद्दाख को अब नए डिस्ट्रिक्ट भी मिले हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। लेकिन अब जो मुद्दों को लेकर अपोजिशन, क्योंकि यहां पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है सभी सीटों पर, और हरियाणा में भी उसके सामने इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है? क्या खतरे की घंटी है इंडिया अलायंस की, या आपको लग रहा है कि 10 सालों में जो काम किए हैं दे आर फेयर इनफ टू गारंटी कि बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा कमल विधानसभा सीटों पर खिलाने का काम करेगी? हम ऐसा सोचते हैं कि जिस ढंग से बीजेपी ने लोगों के बीच जाकर लोगों के सामने डेवलपमेंटल जो कार्य किए हैं उसको सामने रखते हुए लोगों का कोऑपरेशन, लोगों की जो रीच बीजेपी तक बनी है, लोग जिस ढंग से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, मेरा ये पक्का विश्वास है कि आने वाले वक्त में ठीक है। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी हैं, संदीप कुमार वर्मा हैं, योगेश सोनी हैं और दिनेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत में सीधे दिनेश जी आप ही से कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव कितनी बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव है, लेकिन 10 सालों से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। ये इलेक्शन किस तरह से इस वक्त बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन यही है जहां पर यह जानने का काम किया जाएगा कि जो इंडिया अलायंस फ्रॉम 54 टू 99 आया और जो कह रहा है कि भाई हम बहुत बड़ी तौर पर उभरे हैं आम जनता के सामने, अब वो अपने आप को फिर से टेस्ट कर रहा है। दिनेश जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। संदीप कुमार वर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो आप जवाब दे सकते हैं। जी देखिए कुणाल जी, आप इलेक्शन को बहुत बारीकियों से कवर करते हैं और इस पे 2-3 बातें बहुत स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव जो है ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि देखिए 2024 से जो उनको थोड़ा सा झटका लगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बहुत सारे संगठन में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं डे बाय डे। और दूसरी बात जो है, संगठन के अंदर बहुत सारे जो लोकल कार्यकर्ता है उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसकी कमी थी पिछले चुनाव में। और देखिए जम्मू कश्मीर में 2 बार चुनाव लिस्ट को बदलना, उसके बाद नया फिर लिस्ट ले आना, थोड़ी लिस्ट में देरी होना, इसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारे कारण थे, कई सारे मुद्दे थे। उसके पीछे था कि लोकल को जो है ज्यादा सपोर्ट किया जाए, जिससे कि वो जनता के नब्ज को समझते हैं, जनता की कार्यकर्ता, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है जो बूथ स्तर पे काम करते हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी बातें सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है, इन सब विषयों पे बड़ा जोर रखा गया है। और इसी वजह से जो है उनको लिस्ट देने में काफी समय लगा, लेकिन वो कहते हैं कि तंदुरुस्त लिस्ट उन्होंने दिया है, मजबूत लिस्ट दिया है कि वो आने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे उसमें आने वाले जो कैंडिडेट होंगे दूसरे पक्ष से, वो उनको अच्छे तरीके से फाइट कर सके। पहला विषय। दूसरा विषय, देखिए वहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी, अलगाववादी एक बड़ी समस्या थी। एलजी जो मनोज सिन्हा जी जो है वहाँ पे एलजी हैं, पहले वो ऑलरेडी राजनीति में थे और उनको राजनीति नब्ज बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने अलगाववादियों को कहीं ना कहीं जेल में भेजने का काम किया है, साथ ही साथ जो पत्थरबाज थे उनको खत्म किया है। तो वहाँ पे एक विस्तार हुआ। देखिए वहां पे इंडस्ट्री जाना चाहती थी, लेकिन 2 कारणों की वजह से नहीं जाती थी। एक तो आतंकवादी घटनाएं, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था उनके लिए। तो इन दोनों मुद्दों को जो है एलजी साहब ने बहुत सही ढंग से सॉल्व किया और इस वजह से और सारी इंडस्ट्रियां सेटअप हो रही है डे बाय डे। तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन हो रहा है। रोजगार सृजन होगा तो जाहिर सी बात है जनता के मन में एक पॉजिटिव संदेश जब जाता है, जब पॉजिटिव संदेश जाएगा तो कहीं ना कहीं वो वोट में तब्दील होगा। अब देखने वाला विषय होगा कि वोट कितना तब्दील होता है। जम्मू में तो काफी भाजपा मजबूत है। जहां कश्मीर की बात कर दे तो कश्मीर में बहुत सारी वादियां ऐसी जगह है जहां पे सेब के बागान थे, जहां पे बड़े बड़े ठेकेदार थे जो उनके तक ही सीमित थी। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म हुआ है उसकी वजह से उनकी जो कई सारे बेनिफिट्स मिले हैं। मैं कह रहा हूँ विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग के लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बीजेपी को इस पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अलगाववादी सिर्फ जनता के बीच में जाके दहशत फैलाते हैं। उस दहशत को खत्म करके अगर कोई सही शिक्षा, सही एजुकेशन, सही रोजगार पे काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य के विकास और भविष्य के
विकास की चिंता की जा सके। ठीक है, दिनेश मल्होत्रा सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप संदीप कुमार वर्मा जी ने जो तमाम बातें इस वक्त पिछले 10 साल की अब तक जम्मू कश्मीर के लिहाज से केंद्र सरकार की उपलब्धियों के तौर पर रखी, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही साथ लगे हाथ ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो विपक्ष इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनावी सरजमी पर टक्कर दे रहा है बीजेपी को, कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा? सबसे पहले कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मेरे सभी को पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार। अभी संदीप जी बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की। संदीप जी, जम्मू कश्मीर में हालात इतने अच्छे नहीं हैं भाजपा के लिए जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि 10 साल में बीजेपी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे राज कर रही है। 2014 में चुनाव हुए, 2014 में बीजेपी और 2015 में बीजेपी और पीडीपी की एक मिलीजुली सरकार बनी। वो सरकार 2018 में गिर गई। 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र एक मतलब पहले गवर्नर का राज था, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चला। जो 5-6 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज रहा है उसके अंदर गवर्नेंस डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। पब्लिक और सरकार के बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी और इसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। जैसे आप ये कह रहे हैं, ठीक है, कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी पे जो टेररिज्म पर इसमें कंटेन हुआ है, लेकिन टेररिज्म पूरा जम्मू प्रोविंस में शिफ्ट हो गया है। अगर आप देखें 2022 से लेकर 2024 तक जम्मू प्रोविंस में 52 आतंकवादी घटनाएं हुई। जिन इलाकों को पीसफुल डिक्लेयर कर दिया गया था वहाँ भी आतंकवादी घटनाएं हुई। ढांगरी में एक हिंदू परिवारों के 8-10 लोगों को मार दिया गया। कठुआ में आतंकवादियों ने हमला किया, उधमपुर में आतंकवादियों ने हमला किया, रियासी में देश भर से आए हुए यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया। हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक करारा झटका लगा। बीजेपी ने दोनों सीटें जीती, लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी को 3 लाख और 4 लाख के मार्जिन से दोनों सीटें जीती थी। इस बार वो सीटें 1-1, 1.5 लाख के मार्जिन पे आ गई हैं। जैसे आपने कहा कि जो बीजेपी ने बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से अपनी लिस्ट जो है एक बार डिक्लेयर की, बाद में रोक ली। शायद भाजपा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपने लिस्ट जारी करके लिस्ट को आपको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बड़ी रिजेंटमेंट है। ये माना जा रहा है कि जो लोग बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं उनको टिकट दिया गया, जो पार्टी का जेन्युइन कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, उसको इग्नोर किया गया। अगर आप आज भी जम्मू में देखें, अभी भी जम्मू में भाजपा कार्यालय में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये माना जा रहा है कि बाहर के उम्मीदवारों को थोपा जा रहा है लोकल उम्मीदवारों के ऊपर। इसलिए मुझे लगता है लेकिन मल्होत्रा सर, अगर बीजेपी ये स्ट्रैटेजी बनाकर चल रही है कि अनपॉपुलर नेताओं को टिकट नहीं देना है, हारे हुए चेहरों को टिकट नहीं देना है, नए युवा एनर्जी को चुनावी समर में उतारना है, नए मुद्दों के साथ उतारना है, नो डाउट जब आप नए चेहरों को चुनावी समर में उतारते हैं तो पुराने मुद्दों को, पुराने चेहरों को ये चीज नागवार गुजरती है, लेकिन उनकी नाराजगी ना हो उसके लिए हम नए एक्सपेरिमेंट ना करें, ये भी तो सही नहीं होगा। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से लेकर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जब बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा और उसका उसको सियासी फायदा हुआ, देन व्हाई नॉट इन जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन? नहीं कुणाल जी, मैं आपकी बात को पूरी तरह से सहमत हूँ कि नए चेहरों को उतारना चाहिए, क्लीन चेहरों को उतारना चाहिए। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के आए हुए ऐसे लोग जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी में रहते हो, जिनके ऊपर कोई ना कोई दाग है, अगर आप उनको प्रेफरेंस देते हो बीजेपी के डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की जगह, तो एक कार्यकर्ता के अंदर एक रिजेंटमेंट होती है। जो लोग 40-40 सालों से बीजेपी में काम कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करते हो बाहर से आए हुए कार्यकर्ता, बाहर से आए हुए लीडर्स की जगह। तो उन कार्यकर्ताओं में जो पिछले जनसंघ के टाइम से जुड़े हुए हैं उनमें एक जाहिर है कि नाराजगी होगी, और बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसका भी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी को एक नई स्ट्रेटजी के साथ नए जोर शोर से अगर चुनाव लड़ती है पार्टी, तो फिर पार्टी अपना जो पुराना टैली है, पार्टी की हाईएस्ट एवर 25 सीटें पार्टी ने जो ली थी वो पार्टी रिटेन कर पाएगी। पर मुझे लगता है कि इस समय पार्टी के लिए 25 सीटें जो 2014 में पार्टी ने ली थी वो रिटेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, देखते हैं योगेश सोनी सर, किस तरह से ये चुनाव इस वक्त महत्वपूर्ण, दिलचस्प होता जा रहा है। रोज नए समीकरण बन रहे हैं, रोज नए चेहरों की एंट्री हो रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव है और वहां पर बीजेपी ये फिर से एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कि हम आने वाले 5 सालों में और अच्छी गवर्नमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन 10 सालों से हरियाणा में चुनाव, वो बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस कह रही है कि भैया कि अब की बार कांग्रेस सरकार।
देखिए, पहले तो हम जो है हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में निश्चित तौर पे बीजेपी को क्षति हुई है, लेकिन कुणाल भाई देखिए, जो मौजूदा सरकार होती है, अगर सरकार वहां से जाती है, सीटें घटती हैं, तो वो मौजूदा सरकार को नुकसान होता है। और यदि आप बात करें, आज स्थिति जो है वो जैसे हम कैलकुलेशन लगाए बैठे थे लोकसभा चुनाव में, उतना बेहतर उत्तर आया नहीं है। लेकिन अब चुनाव के बाद जैसे लोगों ने माना कि देखिए, सरकार तो बीजेपी ने बनाई है, लेकिन विपक्ष या कुछ लोगों का मानना है कि उनका ग्राफ गिर रहा है। यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि अपनी सीट को बचाए रखना और वर्चस्व के साथ वापिस आना, ये कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती है। जो सीटों पे मंथन चल रहा है, जो प्रश्न जो आपका डिबेट का मुद्दा है, वो ये कि जो मंथन चल रहा है, बीजेपी कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए कई बार मंथन कर रही है, लिस्ट को बैक भी कर रही है, ड्रॉ बैक भी कर रही है, उसमें बहुत तरीके की चीजें चल रही हैं। दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी है, रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पूरी पूरी रातें मीटिंग चल रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता था, लेकिन कोई भी अपने काम को हल्के में नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस बार जो है वो वर्चस्व का चुनाव भी है। हालांकि हर बार भी ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो वर्चस्व का है, वो वजूद का चुनाव है। यदि इसके बाद बीजेपी को कोई नुकसान होता है तो उसके ग्राफ पे प्रभाव पड़ेगा और लोग ये मानने लगेंगे कि हाँ, बीजेपी का बैकफॉल शुरू हो गया है। लेकिन जो चीजें हैं, उनके तकनीकी पहलुओं को बीजेपी कोई गलती भी नहीं करना चाहती है, और वो लग भी रहा है, अगर वो समय ले रही है, वो चुनाव को हल्के में लेती, क्योंकि बीजेपी हारे या जीते ये तो एक अलग बात है, ये तो एक लोकतंत्र का सिस्टम है, लेकिन बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में लेती। इस समय देखिए, अगर आप दलित वोट की बात करें तो मैं भी एक आंकड़ा दिख रहा था, मैंने एक आर्टिकल फाइल करा था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति 20.2% थी, जिसका विधानसभा समुदाय में 17 सीटें आरक्षित है। इसमें जो चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच में दलित वोट का जो बंटवारे की बात चल रही है, क्योंकि दोनों अलग अलग दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बैठेगा। एक ही जाति का 20% चुनाव होने का मतलब आप समझ लीजिए कि वो जीत के लिए नायक की भूमिका निभा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका वो मंथन भी कर रहे हैं। अब इसमें बात आ जाती है कि मायावती उस सक्रियता से चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, या जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में मात्र उपस्थिति दर्ज कराई, क्या इसका फायदा चंद्रशेखर को मिलेगा? क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो चंद्रशेखर नायक बन के उभरे हैं, उनका उत्तर वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो बीजेपी जो मायावती के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट या दलितों को रुझाने का प्रयास करती है, वो कितना सार्थक होगा? बहुत सारी चीजें हैं कुणाल भाई, जिनके समीकरणों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। अब बात हम जम्मू कश्मीर की बढ़े तो देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद जैसा अपने परिवेश जो चीजें देखी, जो हाल ही की स्थिति देखी, नो डाउट कि उसमें बीजेपी का कद बढ़ा हुआ है, उसमें बीजेपी की इच्छा शक्ति का प्रमाण मिला है। जो पिछले कई सालों से कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो 370 नहीं हटा सकते, ये नहीं कर सकते, अपनी इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन धरातल पे क्या सच्चाई है, ये आपको चुनावों में पता चलती है। तो यहाँ बीजेपी के लिए फिर दोबारा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, चूंकि यहां भी कहानी उतनी वर्चस्व और वजूद क्या जम्मू कश्मीर की जनता ने वो स्वीकार किया है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता 370 के बाद उस तरीके से खड़ी है जैसे मीडिया में बयानात आते हैं? तो जम्मू कश्मीर को एक अलग ही सिस्टम की कहानी है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी के लिए हारने के लिए, पिछड़ने के लिए, कम वोटों के होने के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो इस बात को कहीं ना कहीं नकारे या उससे वो बैक मारे। बीजेपी के लिए करो मरो वाली स्थिति है, वो करना ही पड़ेगा कुणाल भाई। ठीक है, अब दिनेश सिंह सर, आपसे अच्छा हरियाणा की पॉलिटिक्स को कोई ज्यादा अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता, अगर हम प्लस माइनस दोनों की बात करें। अब जब ये विधानसभा चुनाव सर पर है, 5 तारीख को अब मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी, नई तारीखें भी सामने आ चुकी हैं, तारीख को लेकर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। बीजेपी चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा कर रही है कि आपने बिश्नोई समाज की भावना का सम्मान किया। विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, अब तो 4 दिन और आपको राहत की सांस मिली, लेकिन जो तारीख बदली है परिणाम नहीं बदलेंगे। बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव क्या गले की फांस बना हुआ है? 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी क्या बीजेपी के पास इतने अच्छे मुद्दे नहीं हैं कि वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार रिगेन कर पाए? थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ इसी को लेकर के। देखिए सर, जैसे कि भाजपा हमेशा करीब करीब चुनाव से तैयार रहती है, और जो मतलब इनका जो पैरामीटर जो है उसको लेकर के देखिए कहीं ना जैसे जो टिकट को लेकर के अभी इससे पहले मेरे संबंधित
जो वक्ता महोदय थे उन्होंने बातें इस तरह की उठाई, तो देखिए उसमें ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो है एक तरह से चुनाव मशीन की तरह से काम करती है और इनका मतलब बेजोड़ तरीका जो है चुनाव लड़ने का, उसमें कोई दो राय नहीं कि सबके सब इस चीज से मतलब मेरे ख्याल से मेरे साथ सहमत होंगे कि उसमें जो चुनाव लड़ने का तरीका नीचे बूथ स्तर से लेके ऊपर तक जो है, मान के चले सदस्य अभियान जो चल रहा था एक तरह से हो गया, और दोबारा एक तरह से अपडेट और अपग्रेड करने वाले जो कार्य जो होता है तो उससे एक तरह से बेहतरी जो है उससे हासिल होती है। दूसरा देखिए जैसे कि बदलाव जैसे होता है, जैसे अभी टिकट को लेकर बातचीत चल रही थी तो उसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कुणाल जी बदलाव को लेकर, जैसे अगर सुबह की चाय कोई अगर आदमी रेगुलर पीता है उसको अगर कॉफी उसकी अगर दी जाए तो कॉफी का बदलाव जो है वो भी शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक पूरे तरीके से सी चेंज करने की जैसे बातचीत करें कि जैसे कि पुराने ढर्रे पे चलने वाली एक राजनीति जो है उसमें अगर नवाचार करके और नए चेहरों को अगर लाने की अगर बातचीत भी अगर करते हैं तो उसी में देखिए बहुत से जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरह से बदलाव वो नहीं चाहते और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ढर्रे पे चलने की राजनीति देखी है। तो जैसे बदलाव वाला जो कार्य मतलब भाजपा ने जो अपने तरीके से पहले भी किया था और इस बार भी जैसे देखिए मैं मान के चलता हूँ, लेकर मैं थोड़ा बिंदु पर बात करूंगा कि ये मान के चलने की जैसे कि जो देरी होने का कारण जो सबसे बड़ा कारण ये था कि देखिए जो समाज के जो नेता होते हैं वो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मैं नाम लेके बताता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी हो गए, राव इंद्रजीत हो गए, कैप्टन अभिमन्यु हो गए, अनिल विज जी हो गए, इसी तरीके जैसे कि मतलब खट्टर साहब हो गए। तो इन सब का देखिए अपना अलग अलग जनाधार है, अलग अलग मतलब है कि अपना गुटों पे अलग अलग वर्गों पे ये बहुत विशेष पकड़ रखते हैं। तो इनकी तरफ से देखिए 5-5, 10-10 टिकट की जैसे मान के चले कि 8 से 10 टिकट की तो आम मान के चले कि मतलब इस तरह की जो है डिमांड होंगी, लेकिन वो सारी डिमांड पूरी करना तो आप समझते हैं कि मतलब एक तरह से कहना बेटी के बड़ा मुश्किल काम है और उल्टे पैर चलने वाली बातचीत है। तो वो अगर सभी अगर वो की जाएंगे तो जो सामान्य जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट कहाँ से मिलेगी? तो एक तरह से देखिए इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाना कि बैठा के बातचीत करना कि जैसे धनखड़ साहब उनको जैसे उन्होंने अगर 5 टिकट की मांग की तो उन्होंने बता दें कि भाई आप 2 टिकट जो है उनको लेके अपने जो सबसे मजबूत कार्यकर्ता जो जिता हुए हैं जिसकी आप गारंटी लें उनको देने का करें। खट्टर साहब को इस तरीके जैसे कहीं ना कहीं और वो भी बैठा के बातचीत की, किसी को थोपा नहीं किया, तो उसमें देखिए समय लगता है। उसी चीज को दूसरी तरीके से अगर देखें तो देखिए जैसे कि और अन्य दलों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उनकी तैयारी को लेकर चले और कुछ जैसे मतलब कि चौटाले परिवार की बातचीत हम लोग करते हैं तो एक तरफ बसपा, दूसरी तरफ जैसे मतलब दलित वोटों को जैसे लेकर के बातचीत चल रही थी, तो एक तरफ बसपा दूसरी तरफ चंद्रशेखर, तो दोनों के दोनों आपस में मान के चले कि माइनस माइनस करके प्लस तो करेंगे नहीं। ऐसे अगर वोट जो कटेंगे तो दलित मतलब जो वोट अगर काटने का काम करेंगे, जैसे मान के चले कि किसी विधानसभा में 10,000 वोट जो है वो चंद्रशेखर के नाम पर आ गए और 10,000 वोट हैं मायावती जी के नाम पे, तो ऊपर से जैसे मान के चले अगर वहां पे 40,000 वोट हैं, 20,000 तो भाजपा की तरफ गए, तो वो कहीं ना कहीं जो समीकरण जो है बिगाड़ने का काम करेंगे। और सिर्फ वोट काटने का मैं समझता हूँ कि जजपा हो गई और उसके अलावा अन्य जैसे इनलो कह लें तो वो सिर्फ है कि इनका काम सिर्फ वोट काटने का रहेगा, बहुत ज्यादा इनको हासिल नहीं होगा। टक्कर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की रहेगी और कांग्रेस में देखिए मान के चलिए कि अंदर जो 2 फाड़ 3 फाड़ जो चल रही है उससे जब तक उसी को कंटेन नहीं कर पाएंगे तब तक समस्या बनी रहेगी वैसे कहते। और दूसरा विकास के जैसे जहां तक बातचीत करें मैं थोड़ा सा एक दो चीज मतलब और बताना चाहूंगा कि बहुत जैसे 2015 के आसपास से लेकर के 2014 के बाद से जो चीजें कई बार बदली तो उसमें देखिए जैसे कि लिंगानुपात अनुपात जो था मतलब सेक्स रेशियो जो था उसमें लेकर के जैसे किसी ने इस तरह मतलब कोई बातचीत भी नहीं की, क्योंकि अलग बिल्कुल विषय है। मतलब सेक्स रेशियो जो था वो मान के चले कि 800 कुछ लड़कियां मतलब हुआ करती थी और बाहर से ला करके मतलब शादियां होना मुश्किल होता है, मतलब बहुत बड़ा गंभीर विषय था। मतलब बाढ़ और सूखे से ज्यादा गंभीर विषय बच्चों की शादियां होने का था, उसको भाजपा की सरकार होने का जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह के जो अन्य कार्यक्रम और ये शिक्षा लेकर के और उनको अनुदान देने का जो कार्य है तो उसमें लेकर के मतलब वो माननीय प्रशंसनीय था और अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से वो कार्य था और मतलब कि 900 से ऊपर जा करके और करीब करीब बराबर से आ गया, तो वो एक तरह से मतलब बहुत बड़ा कदम था। तो इन चीजों को लेकर जो नवाचार किया गया तो उस चीज को लेकर के बड़ा मतलब पछाड़ना बहुत मुश्किल होगा। जो जमीनी मुद्दे हैं उनके साथ लड़ने की बातचीत है उसको लेकर के चाहिए चलना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन दिनेश सिंह सर एक चीज समझाइए, क्योंकि जो मल्होत्रा सर कह रहे थे कि भैया हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की ही सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी क्या यहां हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में काम करेगी? क्या इतना बुरा हालात है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाएगी, विपक्ष चुनाव जीत जाएगा? और अगर ऐसी हालत है तो मध्य प्रदेश में भी वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो वहां काम नहीं कर पाई। और जहां हम छत्तीसगढ़ की हम बात करते तो वहां कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, भूपेश बघेल सरकार गिर गई ना। देखिए कि अब दिनेश सिंह राय के विष्णुदेव राय के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो एंटी इनकम्बेंसी क्या वाकई में असर देगी या फिर सिर्फ ये चर्चा का केंद्र बनकर रह जाएगी?
अभी जैसे कि दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं अपनी जगह पे ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी देखिए कई बार इंडिविजुअल किसी को लेकर के जैसे कुछ नीतियां हैं, जैसे किसानों वाले मुद्दे को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, उसमें कहीं ना कहीं देखिए असर पड़ा। उसमें असर किसी का पड़ा जो बयान जैसे कि कंगना रनौत उन्होंने माफी मांगी, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कोई बयान आते हैं तो वो देखिए कहीं ना कहीं किसान कौम देखिए बहुत सेंसिटिव है। मतलब कौम मैंने इसलिए बोला कि उसमें कोई मतलब है कि जाति धर्म या उस तरह की बातचीत नहीं होती। किसान सभी मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, और ओबीसी दलित हर तरह के किसान होते हैं। तो किसान जो वर्ग बड़ी सेंसिटिव कौम है, तो अपने तरीके से मान के चलें कि जब उनको कोई छोटी सी बातचीत होती है वो चुप जाती है तो उसको लेकर के बैठ जाते हैं पूरी तरीके से। तो उसको मतलब उससे निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वो जैसे कि मतलब बात के कोई सेंसिटिव बयान हो गया, उसी को लेकर के बाद में लगा भाई ये सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ करी, तो उसको समझाने में और असरदार व्यक्ति जैसे कि अब चंडीगढ़ के अंदर से मान के चले कि अर्जुन मुंडा हो गए, पीयूष गोयल हो गए, उन्होंने जाके समझाया तो कुछ उसका असर ही पड़ा। तो मुझे देखिए छोटा मोटा कुछ असर पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी अगर मान के चले किसी व्यक्ति से आप लगातार जैसे एक महीने मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कोई चीज से आपको आहत होने का कार्य होता है या कोई ना कोई चीज ऐसी मिल सकती है। तो वो चीजें वो छोटी मोटी हैं, दरकिनार उनको किया रास्ता है, ये देखा रास्ता है, लेकिन उसी को लेके विपक्ष जो है वो अपने ये नहीं कहता कि सरकार बदल जाएगी। वो सरकार बदलती मुझे हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार फिर आती हुई जो है भाजपा नजर आती है, क्योंकि विपक्ष जो है उनके पास में बहुत गंभीर ऐसे मुद्दे नहीं और पूरी तरीके से घेरने का काम जो करने का चुनाव लड़ने का पूरी तरीके से। शर्मा सर, अगर हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो स्टेटहुड और आर्टिकल 370 और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन एक ऐसे विषय रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एम्फेसाइज करती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी भी जब कश्मीर आए थे तब उन्होंने कहा था कि वो जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस मिल जाए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर यहां पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। पीडीपी तो ये तक ऐलान कर चुकी है कि अगर ये हमारे एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम सभी की सभी सीटें इनको दे देंगे, कोई कैंडिडेट तक नहीं उतारेंगे। स्टेटहुड, 370 और एम्प्लॉयमेंट, इन विषयों को लेकर बीजेपी अपनी जमीन कितनी मजबूत पाती है? कुणाल साहब, ऐसा है कि ये जो इलेक्शन है बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। कारण इसका ये है कि 10 साल बाद हो रहे हैं। लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर 10 साल इलेक्शन अगर नहीं हुए तो उसके कारण क्या क्या रहे हैं, और जब इलेक्शन होने लगे हैं तो लोगों को ये समझना होगा कि जो भी हमारे पूरी स्टेट में और अब यूनियन टेरिटरी में जो मिलिटेंसी जो हुई उसके कारण क्या रहे हैं और कौन कौन लोग उसके लिए जिम्मेवार रहे हैं। जिन लोगों ने ये अलायंस, जैसा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी का अलायंस, अगर हम इसे हिस्टोरिकली देखें तो राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स जब जब भी ये अलायंस हुआ है और अब तब जे&के स्टेट के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। जब पीडीपी के साथ अलायंस जो भी हुआ, अगर उसको भी आप गहराई से देखें तो जब उन्होंने अलगाववाद की तरह कोई पॉलिसीज को अख्तियार करने की कोशिश की तो उस वक्त भी हालात ऐसे बने कि हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नर रूल लगा। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कुणाल साहब कि गवर्नमेंट जो है, जैसे एक इंसान में सांस चलता है वैसे ही कोई भी स्टेट या कोई भी देश जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के बिना नहीं रहता है। यहाँ पर अगर हुकूमत लोगों की नहीं थी जिसका लोग अपनी जगह महसूस करते हैं, लेकिन जो हुकूमत ने बागडोर संभाली क्योंकि लोगों की हुकूमत संभव नहीं थी, मिलिटेंसी जोरों पर थी और गवर्नमेंट ने पूरे इसकी स्टेट को अपने हाथों में लेके कोई ऐसा वक्त नहीं खोया जिसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के मुतल्लिक नहीं सोचा। एम्प्लॉयमेंट के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे 3-4 दफ़े आए हैं, यहाँ पे खुद उन्होंने इस चिंता का इसको महसूस करते हुए लोगों में एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद यहाँ पर बच्चों को लेटर्स दिए। और जिस तरीके से हमारा टूरिज्म सेक्टर पिछले लगातार 2 साल से यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास लोगों का सैलानी और हमारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन हब के तौर पर यहाँ पे एम्स बनने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खूब आई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 370 और 35 से एक ऐसे आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने एक सेपरेटिस्ट और एक अलगाववाद की भावना को, नो डाउट शर्मा सर, 370 हटने के बाद या बीजेपी के यहाँ पर सरकार बनाने के बाद 2014 के बाद से हमने देखा कि हुर्रियत एकदम ना के बराबर हो गई, बंद की कॉल समाप्त हो गई, स्टोन पेल्टिंग या गन शेलिंग ये सब समाप्त होता हुआ नजर आया। लेकिन
अपोजिशन बार बार कह रहा है कि इन सब से क्या वाकई में एक युवा को नौकरी मिल गई? अभी भी जम्मू कश्मीर में क्या अभी भी इतने बेहतर हालात हैं कि वहां पर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना भयमुक्त माहौल के घूम सकता है? कश्मीर में अब जो यहां पर दिनेश मल्होत्रा जी कह रहे थे कि कश्मीर में नो डाउट जो मिलिटेंट एक्टिविटीज कम हो गई, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन वो शिफ्ट हो गई जम्मू की तरफ, जो पीसफुल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था, तो वो तो यहां से यहां चला गया। तो ऐसे में फिर आपके झोली में क्या आया प्लस पॉइंट? ये इस बात को कहने के लिए तो बात कही जा सकती है कि जी मिलिटेंसी वहां से यहां पर आ गई। आपको ये हमें ये याद रखना है कि मिलिटेंसी का मेन कारण हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश हमें आराम से नहीं रहने देना चाहता है। पड़ोसी देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड रहे, यहां पर इलेक्शंस ना हो, और उनकी कोशिश हमेशा यही है। हमारी पूरी डिफेंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी डिफेंस फोर्सेस को ये पूरा हक दिया है कि जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई इस तरह की होती है, उनको पूरी पावर्स दी गई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अगेंस्ट बात करना चाहते हैं उनको ये बात कहकर दे डिराइव प्लेजर आउट ऑफ इट कि अब श्रीनगर से जम्मू में मिलिटेंसी शिफ्ट हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं हमें इस चीज का बहुत दुख और दर्द है कि ये, लेकिन हमारा पड़ोसी देश वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि हमें वो डिस्टर्ब। बड़ी बात है कि जिस पाकिस्तान की आप लगातार बात कर रहे हैं वहां पर तो रोटी आटे दाल चावल तक के लाले पड़े हुए हैं। उसको कोसने से बेहतर है कि हम अपनी पॉलिसीज, अपनी सिक्योरिटी पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें। वो भी पाकिस्तान जो हमसे कहीं स्टैंड ही नहीं करता, जहां से हम 3-3.5 गुना ज्यादा रफ्तार से हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर हम तहमत लगाएं। उससे अच्छा है कि हम अपने प्लस माइनस पर काम करें। कुणाल साहब, मैं आपकी इस बात से, आपने जो कहा तोहमत लगाएं, आपने ये कहा कि वो उसको रोटी के लाले पड़े हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन तोहमत की बात के ऊपर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसा पड़ोसी हमारे पल्ले पड़ा हुआ है कि जो भूख को बर्दाश्त करते करते हुए वो ये देखना चाहता है कि जम्मू कश्मीर को वो आराम से नहीं रहने देता। उसने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को इस तरीके से किया है कि वो हमें हर प्रकार से परेशान करना चाहता है, मिलिटेंसी को हमेशा कायम रखना चाहता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम उसका मुकाबला बखूबी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। दिनेश मल्होत्रा सर, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं शर्मा सर की बातों से? वो बार बार कह रहे हैं कि कई चीजें थी जो अच्छी हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क इतना खुराफाती है या इतना आतंकवादी नियत का है कि वो हमें कई चीजों को एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं दे सकता। यानी कि जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। देखिए कुणाल जी, शर्मा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो बीजेपी को डिफेंड करना ही है, लेकिन ये बात ठीक है कि हमारा पड़ोसी बार बार शरारतें करते हैं। ये अब के नहीं कर रहा ना, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नहीं कर रहा। हमारा पड़ोसी तो 1947 से कर रहा है। हमें भी तो ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि अगर हमारा पड़ोसी ये कर रहा है, बार बार यहाँ से टेररिस्ट यहाँ भेज रहा है, तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमारी डिफेंस लाइन इतनी मजबूत होनी चाहिए। हमारी खासतौर इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है, आपने देखा कि बीएसएफ के हेड को चेंज करना पड़ा, क्योंकि मिलिटेंट लगातार, टेररिस्ट लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहे हैं। उन्होंने एलओसी को छोड़ के इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर दी। हमारा फेलियर है ना, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर लोग आ रहे हैं तो किसका फेलियर है? ये तो हमें सबको मालूम है कि हमारा पड़ोसी हमारे खिलाफ है। हमें तो स्ट्रेटजी ये बनानी चाहिए कि हम अपने पड़ोसी की जो निफेरियस डिजाइन है उनको कैसे हम फ्रस्ट्रेट करें। इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान पे तोहमत लगाने से कोई नहीं चलेगा, क्योंकि हमें मानना चाहिए कि हमारे से जम्मू प्रोविंस में गलती हुई है। जम्मू प्रोविंस में टेररिज्म बढ़ा है। अब टचवुड पिछले कुछ दिनों से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये हम आशा करते हैं कि इंसिडेंट ना हो, जम्मू पीसफुल रहे, चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन मल्होत्रा सर, ये जो स्थिति है ना सिर्फ बीजेपी की सरकार में रही, इससे पहले हम पीडीपी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर को रूल किया, हमेशा स्थितियां ऐसी ही रही हैं। लेकिन उससे ऊपर उठ के हमें जम्मू कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी काम करना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि भैया जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल है और गवर्नर बीजेपी का है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर तो डबल इंजन की सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पर भी थी। क्या उसको जम्मू कश्मीर के आवाम को उस डबल इंजन का कितना फायदा हुआ और वो क्या वोटों में तब्दील होगा? देखिए कुणाल जी, बीजेपी को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, और ये विदाउट एनी डाउट कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में जो आतंकवादी, खासतौर के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, उनकी जो फाइनेंशियल लाइन थी वो काट दी है। उनके पास फाइनेंशियल, अब
उनको लिए उनके पास पैसा नहीं आ रहा है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी में जो एजिटेशनल टेररिज्म था, जिसको स्टोन पेल्टिंग कहते थे, उसको खत्म किया। हुर्रियत जैसे ग्रुप्स को खत्म किया। जो बड़े बड़े आतंकवादी जिनको ग्लोरीफाई किया जाता था पिछली सरकारों में, उनको जेल में यही डाल कुछ दिया। प्लस पॉइंट है जो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में अपोजिशन को सांस लेने का मौका नहीं दे रहा, और हालात ये हैं कि उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए शर्मा जी। मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहता हूं कि हालात पहुंचते पहुंचते इस हद तक पहुंचे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये कहा, कल पेपर में आया था कि वो वक्त अब खत्म हो चुका है जब हम पाकिस्तान से हम इस तरह रोज रोज की बात करेंगे, नीड बेस्ड उससे बातें होंगी। आप इमेजिन करिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को इस तरह की बात कहनी पड़ी है। ठीक है, संदीप कुमार वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। एक बात इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, सारे लोगों ने बहुत अच्छे वक्तव्य रखे हैं। देखिए, पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान बहुत परेशान है। अभी देखिए ना, मिलिटेंट्स उनके अंदर खुद ही ज्यादा इन्वॉल्व है, आतंकवादी इकट्ठा उनके उनके कर्नल को उठा लिए जाते हैं, और जो है वो खुद फिर कहते हैं कि जी मैं एक्शन ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो एक दिन कहते हैं ना कि जो आदमी खुद गड्ढा खोदता है, फिर वो गड्ढा में गिरता है। अगर भारत के लोग गड्ढा खोदे तो गड्ढा में गिरेंगे। रही बात है कि चुनाव के जम्मू कश्मीर की, तो देखिए मैं मानता हूँ कि एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो जाता या एकदम से रोजगार क्रिएट नहीं किया जा सकता। जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा दर पे फैली हुई है, 145 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, क्या एकदम से बेरोजगारी खत्म करना क्या छूमंतर छड़ी तो है नहीं। लेकिन किसी भी सरकार के लिए बेरोजगारी खत्म करना एक चैलेंज की काम होता है, और चैलेंज बीजेपी बहुत अच्छे से कर रहा है सर। रही बात चुनाव की, देखिए चुनाव में जरूर भाजपा उसको बुलाएगी, क्योंकि जो उसके बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उसे डे बाय डे उसे जो कहते हैं ना कार्यशाला, अपडेट, वर्कशॉप उसके साथ किया जा रहा है। जो गलतियां हुई हैं दोबारा भाजपा नहीं दोहराना चाहेगी। और रही बात देखिए एनडी केमेंसी की, एनडी केमेंसी तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, और बाकी जगहों पर। कहीं ना कहीं भाजपा का जो मॉडल है, मैनिफेस्टो है, उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता कर रहा है, और मुझे उम्मीद लग रहा है कि एक अच्छा काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार बना लेगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव अलग से लड़ रही है काफी मजबूती से। कश्मीर घाटी में काफी उनका अपना जनाधार है उधर जो है, और बाकी अन्य दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का जो जनाधार उतना नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी गठबंधन करके वो अपने जनाधार को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव जो है भाजपा में रहेगा, और वहां के क्षेत्रीय लोकल दल में चुनाव होगा, ये मेन मुद्दा रहेगा। ठीक है, योगेश सोनी जी, अगर हम हरियाणा के लिहाज से देखें तो 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। चुनावी समर में हम जेजेपी को भी देख रहे हैं, आजाद पार्टी को भी देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को भी देख रहे हैं, इनेलो पार्टी को भी देख रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि जो मुख्य चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ही नजर आ रहा है, और दोनों ही खेमों में टिकटों को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा संशय कि पहली लिस्ट भी तक जारी नहीं हुई। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए इस समय कोई भी चुनाव जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि जो मौजूदा सरकार होती है उसके सम्मान और वजूद की बात होती है। और देखिए, हमने पिछले चुनावों में देखा कि जिस तरीके की स्थिति रही वो ज्यादा बेहतर तो नहीं रही, लेकिन फिर भी एक सीरियस, एक गंभीरता जो अपने चुनावों को लेके बीजेपी लेकर चलती है, वो उसकी विशेषता क्या है कि बहुत छोटे से लेकर और बड़े चुनाव तक को हल्के में नहीं लेती। मंथन है, बदलाव होता रहता है, लोकतंत्र है, चीजें आगे पीछे होती रहती है, लेकिन फिर भी यही कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री से पूर्व सांसद से लेके पीछे बीते विधायकों से लेकर सबको सूची को बारीकी किया जा रहा है, सबको बारीकी से समझा जा रहा है, और कोई भी जल्दीबाजी का मामला नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक बार सूची तैयार हो गई थी जो करीब हफ्ते भर पहले आई थी, जिसको लेकर हल्ला भी मचा था, लेकिन बाद में उस सूची को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने, प्रत्याशियों ने अपने आप ही बयान दे दिए थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ दें, जिसको लेके बीजेपी कार्यालय जब ये ऊपर उच्च स्तर पर बात पहुंची थी, तो इसको बीजेपी ने नकारते हुए, आंतरिक तौर पर वो कोई मीडिया पे नहीं बयान आया था, आंतरिक तौर पे नकारते हुए उसको उन्होंने दोबारा से कहा था कि अभी ये सूची फाइनल नहीं है। फिर दोबारा मंथन हुआ, चीजों को देखा जा रहा है, क्योंकि बाहरी और जो लोकल का ये भी एक मुद्दा चल रहा है, पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेताओं को लेके भी चल रहा है, क्योंकि हर सीट के ऊपर जो रिपोर्ट मांगी जा रही है, बीजेपी की विशेषता क्या है कि उन्होंने जो रिपोर्ट मांगने के लिए टीम गठित करी हुई है, वो सारी चीजों की रिपोर्ट निष्पक्ष जा रही है, और वो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी भावनात्मक तौर पे कि जो बीजेपी को भारी पड़े। चीजें हैं लगातार सजती रहेंगी, और एक एक करके जितनी भी सीटें हैं
ऐसा नहीं कि देखा और आंख मीच के दे दिया। जितनी भी सीटें हैं उनको बहुत गंभीरता से समझा जा रहा है। और देखिए हरियाणा क्योंकि पिछले दशक भर से अपना सरकार बनाए हुए है और जिस तरीके से वहां पे लगातार बीते लोकसभा चुनाव में ग्रीन स्वीप हुआ, लेकिन अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में जो सीटें आ रही तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए या तो उससे सबक ले ले और आगे बढ़ ले जो बीजेपी ले रही है, और मुझे लगता है बेहतर है। और चीजें गलतियां जो है, जो कमियां हैं, वो अगर सुधारते हुए बीजेपी आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पे उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन एनडीए गठबंधन भी अपनी आक्रामक शैली पे है। अपोजिशन की बात करें तो एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका नाम ले लूंगा, दशकों की उनकी राजनीति है, वो दिनेश सिंह सर, वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सेल्फ गोल ना करे तो ये चुनाव कांग्रेस के नाम ही है हरियाणा का, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा गुटबाजी है। शैलजा ग्रुप अलग काम कर रहा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ग्रुप अलग काम कर रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप अलग काम कर रहा है, एक ग्रुप किरण चौधरी का था जो अब बीजेपी में शामिल हो गया। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति है कांग्रेस के लिए हरियाणा में कि अगर कांग्रेस कोई गलती ना करे, सिर्फ सिंपल चुनाव लड़े, तो इस बार का चुनाव उसके नाम निकल जाएगा? और वो तो ये तक कह रहे थे कि भैया कि लगभग 90 में से 60 के आसपास सीटें कांग्रेस इस बार के चुनाव में निकालने का मादा रखती है। बिल्कुल कुणाल जी, आपने जो बोला और जो पत्रकार महोदय ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है। और मैं भी आपकी जैसे कि मतलब जो बार बार हमारी जो डिबेट्स काफी रही हैं ऐसे, तो मैंने प्रमुख रूप से इसी चीज को बोला है कि अगर ये गुटबाजी जो है इसको अगर कंटेन कर लेते हैं तो शायद बहुत बड़ी भारी चुनौती होगी भाजपा के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये गुटबाजी जो है कंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मतलब उसमें साफ साफ चीजें देखिए सामने नजर आ रही है ऐसे। और देखिए कल भी जैसे आपके एक डिबेट थी उसमें मैंने ये चीज मतलब ये जो थी तो इसी सारी बातचीत चल रही थी। जैसे कि मतलब मान के चले कि सुरजेवाला गुट है, तो सुरजेवाला गुट किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि जो उनके यहाँ, जैसे कि मैंने बताया 2-3 पर्टिकुलर विधानसभा नाम लेके नहीं बताना चाहता, जिसमें कि मान के चले कि जो आगे हुड्डा गुट के जो है सदस्य आगे चल रहे हैं, लेकिन वो उनको मतलब पीछे करने में लगे हैं। उसी तरीके जैसे कि शैलजा गुट जो है तो उसे मान के चले जींद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कुछ जगह पे ऐसी जो सीट्स हैं तो उसमें मतलब पूरे तरीके से हुड्डा गुट और शैलजा गुट है जो है पूरे तरीके से आमने सामने हैं और वो एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं। और कई जगह तो ये तक हुआ कि जैसे कि कोई जैसे कि सभा जो है वो एक तरह से होनी थी, वहां पर एक तरह से घोषित कर गई थी, उसके इश्तेहार निकाल दिए गए थे, लेकिन बाद में कैंसिल करनी पड़ी या कहीं ना कहीं उसमें कि जैसे कुर्सियां फेंकने की। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक चल रही है, 2 दिनों से और बढ़ा दिया गया है ताकि आखिरकार एक निर्णायक फैसला कैंडिडेट्स पर लिया जा सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एस.वाई. शर्मा सर, दिनेश मल्होत्रा सर, संदीप कुमार वर्मा सर, योगेश जी और दिनेश सिंह सर, आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम रणनीति में आज शामिल होने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें JK24/7।